तो सीएमए फाउंडेशन में सबसे इजी सब्जेक्ट जो आपके पास है, सबसे आसान सब्जेक्ट है, ज्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है और अच्छा स्कोरिंग है। थोड़ा सा भी आप मेहनत कर लोगे ना, जितना पढ़ाया जाएगा साथ में टेस्ट सीरीज और स्कैनर, तो इजीली आप 80-85 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। और आपकी सीजी सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। सर जो बिजनेस लॉ का पार्ट है ना, ये 80 मार्क्स का आएगा सर। हाँ, बिजनेस लॉ 80 मार्क्स की वेटेज है इसकी। और बिजनेस कम्युनिकेशन सर ये 20 मार्क्स की वेटेज है। यानी बिजनेस लॉ 80 मार्क्स और बिजनेस कम्युनिकेशन 20 मार्क्स। सर बिजनेस लॉ में छोटे छोटे 4 चैप्टर मिलेंगे आपको, ज्यादा लेंदी भी नहीं है। इसमें आपको सिर्फ इन 4 एक्ट को पढ़ना है सर। पहला एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये अकेला एक्ट लगभग 30 मार्क्स का आएगा। यानी 80 में से 30 मार्क्स तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड इसी की फैमिली से है, इसी से मिलता जुलता लॉ है, जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये 20 मार्क्स का आएगा। और जो थर्ड लॉ है, छोटा सा लॉ है सर, मुश्किल से 9-10 पेजेस होंगे टोटल, ज्यादा लेंदी भी नहीं है, जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट बोलते हैं शॉर्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और ये भी 20 मार्क्स का ही आएगा सर। और एक छोटा सा टॉपिक उसके बाद अपने को और मिलेगा, और वो है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, और ये 10 मार्क्स का आएगा सर। तो टोटल 80 मार्क्स आपको बिजनेस लॉ का सिलेबस मिलेगा। हाँ, और बाकी जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है वो बिजनेस कम्युनिकेशन। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप ही आना है। पेपर का पैटर्न आपको पता है, 50 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। टोटल 100 मार्क्स का होना है सर। तो ये आपका एक छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा लेंदी नहीं है, और इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अरे यहां तक सिलेबस इंट्रोडक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आपके सब्जेक्ट का नाम बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, जिसमें लॉ का पार्ट 80 मार्क्स रहेगा और कम्युनिकेशन का पार्ट 20 मार्क्स। उसको थोड़ा नीचे कर दो सर, इसी को। हाँ बस अब ठीक है सर। आपको दी सर्दी लग रही, आप यहां बैठे। फैजल छोड़ दो अब इसको, इस पे खेलते रहोगे फिर हाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आप ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अकेला एक्ट 30 मार्क्स, इसको ध्यान से कर लो। 30 मार्क्स आपके कंफर्म है सर। ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन भी नहीं आते, इसलिए अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। लो में इजीली मैं बोल रहा हूं सर, यदि आप ठीक ठाक मेहनत कर लोगे तो 90 प्लस मार्क्स लेके आना भी इसमें ज्यादा बड़ी टास्क नहीं रहेगी आपके लिए। खैर, तो अपन शुरुआत करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इससे पुराना एक्ट आपको शायद ही देखने को मिलेगा सिविल या बिजनेस लॉ में।
सबसे पुराना लॉ यही है, 1872 का लॉ है सर। अंग्रेजों का दौर था, तब से ये एक्ट कंटिन्यू है। यदि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। ये एप्लीकेबल हुआ था, ये एक्ट लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 से। 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो गया था। और इसका जो पार्ट नंबर 1 है, ध्यान देना प्लीज, इसका जो पार्ट नंबर 1, उसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कब कवर मानेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको पहला पार्ट मिलेगा। इसमें अपन पढ़ेंगे सेक्शन 1 से लेकर के और सेक्शन 75 तक, यानी सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक के जो प्रोविजंस हैं वो हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसका जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2, ये है सर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। और इसके सेक्शन अपने को मिलेंगे 76 से लेकर के और 1, 2 का 3 तक। 76 से 1, 2 का 3, यहां तक आपको प्रोविजन मिलेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये अब डिलीट हो चुका है सर। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया था ना स्टार्टिंग में, तब ये हुआ करता था, बट अब समय के साथ साथ सेकंड पार्ट को 1930 में डिलीट कर दिया गया। ये नहीं है आज के दिन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये नहीं है, इसकी जगह नया एक्ट बना दिया। तो रिप्लेस्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आपको ध्यान है ना, आपका एक अलग से चैप्टर है, मैंने अभी बताया था आपको। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। 1930 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट नंबर 2 है, उसको तो डिलीट कर दिया और उसकी जगह एक नया एक्ट बना दिया जिसका नाम रखा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नंबर 2 डिलीट हो चुका है, क्योंकि उसकी जगह एक सेपरेट एक्ट बन गया है सर। तो जो अपन अलग से पढ़ेंगे, तो ये अपने को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक में नहीं पढ़ना। चलो ये फायदा हो गया। फिर है सर आपका पार्ट नंबर 3, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 है सर स्पेशल फॉर्म्स यानी प्रकार, काइंड्स, स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या स्पेशल फॉर्म्स। इसमें अपन पढ़ेंगे सेक्शन 124 से लेकर के और लगभग 238 तक होगा शायद, 238 तक। इसमें गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, प्लेज करना, गिरवी रखना क्या होता है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये डिटेल इसमें गो थ्रू करेंगे। और जो पार्ट नंबर 4 है सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था। पार्ट 1 जनरल प्रिंसिपल्स, पार्ट 2 हट चुका है, हुआ करता था पहले सेल ऑफ गुड्स, पार्ट 3 स्पेशल फॉर्म्स, ये तो खैर आज भी है, और पार्ट 4 है सर पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप के नियम भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे गए थे, ये भी पार्ट नंबर 2 की तरह हट चुका है सर। इसके सेक्शन हुआ करते थे, अब नहीं है। इसके सेक्शन थे 239 से और 266 तक, लेकिन ये खत्म हो चुका है सर।
ये एक्ट है ही नहीं अब, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नंबर 2 खत्म, उसकी जगह कौन सा एक्ट, सेल ऑफ गुड्स। उसी तरह से पार्ट नंबर 4 खत्म और इसकी जगह भी नया एक्ट बना जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, अभी भी शायद अकाउंट्स में पढ़ रहे होंगे, रिप्लेस्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इतने डीप क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्टिंग में जब बनाया था तो इसमें 4 पार्ट हुआ करते थे, फिर समय के साथ साथ पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 को डिलीट कर दिया। डिलीट क्या कर दिया, उसकी जगह सेपरेट लॉ बना दिया। हाँ, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला टॉपिक आपके सीएमए फाउंडेशन में नहीं है, ये वाला टॉपिक आप सीएमए इंटर में पढ़ेंगे सर। हाँ, ये सीएमए इंटर की क्लास में आप गो थ्रू करें। बाकी तो जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो अभी आपके फाउंडेशन में है ही, और ये दोनों पार्ट अपन गो थ्रू करें। तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही है अभी, ये अपन गो थ्रू, ये 30 मार्क्स के आएंगे सर। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग बन गया, लेकिन कभी तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, तो ये आपके 20 मार्क्स का आएगा। इसलिए मैं तो कई बार बोलता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 50 मार्क्स का आता है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट निकला तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही है, सेम प्रोविजन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले प्रोविजन अप्लाई होते हैं। तो ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, आवाज प्रॉपरली आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहा है? चलो मान लेते हैं वही, आप लोग झूठ नहीं बोल रहे ऐसा मैं मान लेता हूं, आप समझदार लोग हो ये भी मैं मान लेता हूं, और इसमें खैर मुझे मानने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी मैंने बोला वो सच है कि आप लोग समझदार हो, अच्छे लोग हो, तो इसमें मानने की जरूरी नहीं है, सच तो सच रहेगा, ठीक है ना। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो आपका सिलेबस में कौन से चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये आपने जान लिया। अब सर इनको पढ़ने की जरूरत है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं सर, ठीक है। मेरा एक कहानी सुनाने को मन करता है और आप लोगों को भी सुनना पड़ेगा। विशाल ध्यान दो, कहां ध्यान है? कहीं नहीं, जबकि पढ़ाई में होना चाहिए। ये एक अनिल नाम का व्यक्ति है, इसको तो जानते ही हैं सर। अनिल के पास एक पुरानी कार रखी है, अनिल के पास एक कार है और अपनी कार को अनिल बेचना चाहता है सर। तो एक सुनील नाम का व्यक्ति है जो इससे मिलने वाला है। तो अनिल ने सुनील को ऑफर दिया, ऑफर टू सेल। अनिल ने सुनील को ऑफर दिया कि मैं मेरी कार और 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, यानी अनिल को अपनी कार सेल करनी है। तो अनिल ने सुनील को ऑफर दिया कि भाई मैं मेरी कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या आप परचेज करना चाहोगे? सर जो पर्सन ऑफर देगा ना उसको बोलते हैं ऑफरर। ऑफरर कई बार इसका प्रपोजल भी बोल देते, क्योंकि इसने अपना प्रपोजल दिया है सर, इसने अपना ऑफर दिया है या प्रपोजल दिया है कि मैं मेरी कार आपको बेचना चाहता हूं। अरे कोई प्रॉब्लम? अब सुनील के पास ऑप्शन है, सुनील को ऑफर तो मिल गया। जिस पर्सन को आप ऑफर देते हो ना उसको बोलते हैं ऑफरी। क्या बोलेंगे? ऑफरी। ऑफर देने वाला ऑफरर, जिसको ऑफर दिया है वो ऑफरी। अब यदि सुनील को लगता है कि यार 2 लाख रुपए में और कार ठीक कंडीशन में है और मैं लेना चाहता हूं,
तो सुनील इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, और जैसे ही सुनील ने दी ऑफर एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। ध्यान से सुनो, ऑफरी ही एक्सेप्टर बनेगा। कब, जब वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। यानी अनिल ने ऑफर दिया और सुनील ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। जैसे ही एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये बन जाता है प्रॉमिस। ये अब क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। ध्यान से देखना, अनिल ने प्रॉमिस किया सुनील से कि मैं आपको कार सेल करूंगा, डिलीवर कर दूंगा। सुनील ने जैसे ही एक्सेप्ट किया तो सुनील ने भी तो अनिल से प्रॉमिस कर लिया ना कि मैं आपकी कार परचेज करूंगा और आपको पेमेंट कर दूंगा। अरे दो प्रॉमिस हो गए यहां पर। एक प्रॉमिस अनिल ने सुनील से किया है, और जैसे ही एक्सेप्ट हुआ तो एक्सेप्ट होते सुनील ने भी तो एक प्रॉमिस ही तो कर दिया अनिल को कि ठीक है मैं आपकी कार खरीदने को तैयार हूं और इस पैसे में खरीदने को तैयार हूं। अनिल को कार के बदले क्या मिलेगा, पैसे, और सुनील को पैसे के बदले क्या मिलेगा, कार। दोनों को फायदा हो रहा है ना। अरे इस ट्रांजैक्शन की दोनों पार्टीज को बेनिफिट मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। सर यदि आप सेलर हो, आप यदि अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप ये उम्मीद करोगे ना कि बदले में भी आपको कुछ मिले। वो मनी हो सकता है या गुड्स के बदले दूसरी गुड्स हो सकती है। अरे रिटर्न में मिलना चाहिए ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कंसीडरेशन। सर आप अच्छे लोग हो, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले ऑफर, जैसे ही ऑफर आपने ऑफरी को दिया, मान लेते हैं उसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा क्या बन जाएगा, बोलो बोलो, ऑफर एक्सेप्ट होते ही क्या बन जाता है, प्रॉमिस। और प्रॉमिस एक दूसरे से हो गए, एक ने प्रॉमिस दूसरे से किया, दूसरे ने पहले वाले से प्रॉमिस। तो प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या बन गए, कंसीडरेशन। और अच्छे और सच्चे लोग ध्यान दें, जब प्रॉमिस हो, कंसीडरेशन हो, तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी, बिल्कुल सही सर। जहां पर ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसीडरेशन हो तो आपकी ट्रांजैक्शन बन जाएगी एग्रीमेंट। इसलिए कई बार कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और प्लस कंसीडरेशन और प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू, इन तीनों को मिला लो तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या बन जाती है, एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट बना है ये, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब आप बोलोगे सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही चीज होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सर। अपन आम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि हमारा उससे एग्रीमेंट हो गया है। सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक चीज नहीं होती, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हां आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब आप स्क्रीन पे ध्यान देंगे, यदि आपका एग्रीमेंट अनफोर्सिएबल बाय लॉ है। अनफोर्सिएबल बाय, यदि आपका एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल है, हां तो फिर आपकी ये ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपकी ये ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी, फिर ये ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी सर। यानी एग्रीमेंट की ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी, लेकिन हमेशा नहीं, जब आपका एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल होगा तो। अब आप बोलोगे सर लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल का मीनिंग नहीं समझे हम, तो कोई बात नहीं, अपना एग्जाम्पल भूलो मत। आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया था ना, दोबारा लिख रहा हूं। अनिल अपनी कार सेल करना चाहता है,
तो अनिल ने अपनी कार सेल करने का ऑफर किसको दिया? सुनील को। अनिल को अपनी कार 2 लाख रुपए में सेल करनी थी ना, और इसने अपनी कार सेल करने का ऑफर किसको दे दिया? सुनील। और सुनील ने एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है भाई, मुझे आपका ऑफर मिला है और मुझे आपका ऑफर पसंद है और मैं 2 लाख रुपए में आपकी कार खरीदने को तैयार हूं। यह बात सुनील ने अनिल को कम्युनिकेट कर दी, यानी ऑफर एक्सेप्ट हो गया। अब सुनील मना कर रहा है कि मैं तो आपकी कार नहीं खरीदूंगा, या फिर सुनील ने पैसे दे दिए, अब अनिल कार नहीं बेच रहा और पैसे भी वापस नहीं दे रहा। अरे एग्रीमेंट होने के बाद में यदि कोई पार्टी अपनी बात को मानने से मना कर दे तो? अब जैसे यहां पर सुनील ने पैसे दे दिए अनिल को, लेकिन अनिल इसको कार नहीं दे रहा, तो अब ये बेचारा सुनील क्या करेगा? ये कहां जाए? अरे किसको शिकायत करे? कोर्ट में जाएगा ना। अरे सर, आपका कोई एग्रीमेंट हुआ हो किसी के साथ और वो अगली पार्टी उस एग्रीमेंट को अब नहीं मान रही, आपने पैसे दे दिए लेकिन आपको गुड्स नहीं मिल रही, तो कोर्ट में नहीं जाओगे क्या? तो कोर्ट के पास आप जाकर के अपनी बात सुनाओगे कि जज साहब ऐसे ऐसे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैंने जो मुझे पैसे देने थे वो पैसे भी दे दिए, एडवांस दे दिया, लेकिन ये अनिल मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कार सेल नहीं कर रहा। तो कोर्ट क्या करेगा फिर? कोर्ट कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आप दोनों की एज कितनी है? सर एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ सर, हमारी एज 18 ईयर से ज्यादा है दोनों की, दोनों साउंड माइंड के हैं, समझदार हैं, और जो भी एग्रीमेंट हुआ था बिना किसी डर दबाव और भय के था। अरे कोई धमकी देकर के साइन थोड़ी ना करवाए थे एग्रीमेंट पे। अनिल ने अपनी मर्जी से ऑफर दिया था और सुनील ने अपनी इच्छा से ऑफर को एक्सेप्ट किया था। सर जब एग्रीमेंट करने वाली पार्टीज कॉम्पिटेंट हैं, पार्टीज की कंसेंट फ्री है, कोई किसी भी तरह का डराना धमकाना या फ्रॉड नहीं है, तो कोर्ट आपके इस एग्रीमेंट का जो वोलेशन कर रही है एक पार्टी, उसको आदेश देगा। अब जैसे इस एग्जांपल में कोर्ट इस अनिल को ऑर्डर देगा कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने कार सेल करने का वादा किया था, सुनील आपको पैसे दे चुका है, तो आप अगले 2 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर अपनी गाड़ी इसको सेल करें, नहीं तो फिर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर जिस एग्रीमेंट को कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा मनवाया जा सकता है, यानी एग्रीमेंट इज अनफोर्सेबल बाय लॉ। सर अनफोर्सेबल बाय लॉ का मीनिंग क्या हुआ? कि ऐसा एग्रीमेंट कि कल यदि उसका वोलेशन हुआ, किसी एक पार्टी ने उस एग्रीमेंट का ब्रीच किया, तो दूसरी पार्टी कोर्ट के थ्रू, लॉ के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवा सकती है। जो एग्रीमेंट कोर्ट के थ्रू लागू करवाए जा सकते हैं वही एग्रीमेंट क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है जो कोर्ट के थ्रू लागू नहीं हो? तो चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट करने वाले 2 लोग हैं, एक अनिल और एक सुनील। इसमें एक जना माइनर है, माइनर मींस उसकी एज 18 साल से कम है। सर माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे ना, और कल यदि माइनर ने वो एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, वो तो बच्चा है, मना कर सकता है, तो कोर्ट भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो माइनर के साथ एग्रीमेंट तो कर लोगे लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट कानून की नजरों में अनफोर्सेबल नहीं है। या कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, पागल व्यक्ति, उसके साथ आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, सर एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन वो कोर्ट की नजरों में अनफोर्सेबल, वैलिड नहीं है सर, वो वॉइड है। वो आपने किसी को डरा धमका करके जबरदस्ती उसके साइन करवाए हैं कि ये अपना मकान मुझे बेचेगा। सर आप किसी से जबरदस्ती साइन करवाते हो, धमकी दे करके, प्रेशर बना करके, फ्रॉड करके, तो भी सर वो अनफोर्सेबल नहीं है। सर 2 जनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों जने मिलकर के कहीं चोरी करेंगे और जो भी चोरी का सामान होगा आधा आधा बांट लेंगे। जब तक चोरी होती है दोनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है,
लेकिन चोरी करने के बाद जब सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब उनमें से एक जना कोर्ट में जाता है कि जज साहब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चोरी किया हुआ सामान आधा आधा बंटना था। सर आपका एग्रीमेंट लॉ के खिलाफ है, क्योंकि चोरी करना अपराध है और अपराध करने का आपने एग्रीमेंट किया तो ये तो वॉइड है। कोर्ट आपकी हेल्प करना तो दूर, उस चोरी किया हुआ सामान खुद सीज करेगा और साथ में उस अपराध की सजा मिलेगी वो अलग। तो इन सभी पॉइंट का एक ही कंक्लूजन है, ध्यान से सुनो, कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ वो ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो कि लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल हैं। और लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल कैसे होते हैं तो सुन लो आप, लॉ के द्वारा कोई भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल तभी होगा जब उस एग्रीमेंट को करने वाली पार्टीज कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट मींस माइनर ना हो सर, कॉम्पिटेंट पार्टीज हो, फ्री कंसेंट हो, बिना किसी डर भय के कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो। सर कॉन्ट्रैक्ट करने का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, को चोरी करना अपराध करना ये आपका टारगेट नहीं था, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं सर, और भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने तो आपको कुछ एक दो पॉइंट्स बताए हैं। यदि जो एग्रीमेंट इन कंडीशन को पूरा कर देगा, कौन सी कंडीशन को, कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं, फ्री कंसेंट है, तो वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल होगा। और जो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल हैं वो क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। नहीं बाकी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मैं तो इस चैप्टर का आपको सिर्फ एक समरी बता रहा हूं। देखो कोई मूवी आती है तो पहले उसका ट्रेलर आता है ना, तो ट्रेलर तो शायद कोई 1-2 मिनट का होता होगा, तो ये तो सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा ट्रेलर बताया है कि अपन इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें अपन कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे सर लास्ट, लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे, ऑफर से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए इनिशिएशन तो ऑफर से ही होगा सर, बिना ऑफर के कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। सबसे पहले क्या होगा, ऑफर, फिर उसको दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट किया होगा, और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। तो 2 प्रॉमिस बन जाते हैं, ऑफरर ने प्रॉमिस किया और जैसे एक्सेप्ट किया तो वो ऑफरी का भी प्रॉमिस बन गया, तो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन। तो जहां पर प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन मिल जाए तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या बन जाती है, एग्रीमेंट। और सर जहां पर ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट बन गई तो अब ये चेक कर लो कि क्या एग्रीमेंट लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल है क्या। और यदि आपकी ट्रांजैक्शन लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल है तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या बन गई, कॉन्ट्रैक्ट। तो एक लाइन बोल रहा हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट भी ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, पता नहीं वो ट्रू है या फॉल्स, आप साथ देना प्लीज। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स ध्यान दें, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू है सर, देखो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एग्रीमेंट तो जरूर होगा, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाता। माइनर के साथ एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। आपने किसी से जबरदस्ती किसी एग्रीमेंट पे साइन करवा लिए, डरा धमका करके, किसी फैमिली मेंबर को किडनैप करके या जान से मारने की धमकी दे करके, तो सर एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कोई प्रॉब्लम? दोबारा बोल रहा हूं, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट
बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम यहां तक? अरे बाकी और लोग भी हैं, चलो मान लेते हैं आप सब लोग सच बोल रहे हो। देखो मैं आप पर पूरा विश्वास कर रहा हूं, जब कभी भी आपको लगे कि कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता देना, ठीक है ना। मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया है मैं इसका एक दोबारा सा डायग्राम बना रहा हूं, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है, ताकि मेरा रिवीजन हो जाए। वैसे मुझे पूरा विश्वास आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं मेरे रिवीजन की खातिर एक बार टॉपिक को दोबारा से लिख रहा हूं, मेरा रिवीजन करने के लिए। आप लोगों को तो याद हो ही गया, आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे भी तो रिवीजन करना है ना। कल मुझे कोई पेपर देना पड़ा तो उसके लिए टॉपिक याद होना चाहिए। चलो ध्यान से सुनो, सबसे पहले ऑफर होगा, अपन को कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना है, तो शुरुआत कहां से करेंगे? ऑफर। चलो ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। और प्रॉमिस करने वाले दो लोग होते हैं सर। प्रॉमिस बनते ही दो जने हो गई, जिसने प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसर, और जिससे प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसी। तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट तक तभी पहुंचेगी जब सबसे पहले तो ऑफर हो, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस हो, और एक्सेप्टेंस के बाद में सर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन। और जब ये तीनों चीज मिल जाती हैं, जब ये तीनों चीजें मिल गई, अरे मिल गई ना, तो आपकी ट्रांजैक्शन क्या बन जाती है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट यदि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो आपकी ये ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी? बिल्कुल सर, यहां आकर के आपकी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। यहां आपकी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अब लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो मैं आपको साथ साथ सोल्व करवाऊंगा, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कई बार सेक्शन नंबर पूछ लेता है, और ये 3-4 सेक्शन हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। बस यही लर्न कर लो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा फिर। तो किसी भी एक्ट को जब आप पढ़ते हैं ना, तो एक्ट के सेक्शन 2 में, ज्यादातर सेक्शन 2 में डेफिनेशन लिखी होती है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी सेक्शन 2 में ही डेफिनेशन लिखी। ये सीक्वेंस आपको याद है ना, तो सेक्शन का सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। आप भूलने की कोशिश करोगे तो भी भूल नहीं पाओगे। देखना आप एक बार, यदि ये सीक्वेंस आपको याद हो गया ना, ये वाला डायग्राम आपको याद हो गया ना, तो आपको सेक्शन नंबर भी याद हो गया अपने आप, पता नहीं क्यों। चलो बताता हूं, ऑफर का दूसरा नाम प्रपोजल भी होता है, ये तो आपको पता है ना। ऑफर को कई बार प्रपोजल भी बोलते हैं। सर ऑफर की डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 2 क्लोज ए में। फिर उसके बाद में एक्सेप्टेंस यानी प्रॉमिस। सर प्रॉमिस की आपको डेफिनेशन मिलेगी सेक्शन 2 क्लोज बी में। और ये जो प्रोमिसर एंड प्रोमिसी जो लोग बने, इनकी आपको डेफिनेशन मिलेगी सेक्शन 2 सी में। और फिर ये जो कंसीडरेशन बने हैं, इसकी आपको डेफिनेशन मिलेगी सेक्शन 2 डी में। फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट बन गई, ये आपको डेफिनेशन मिलेगी सेक्शन 2 क्लोज ई में। अरे सीक्वेंस लर्न कर लो बस आप, सेक्शन का सीक्वेंस अपने आप याद हो जाएगा आपको। यदि आपको ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस याद हो गया ना, तो सेक्शन का सीक्वेंस याद करने से कोई नहीं रोक सकता आपको आपके अलावा।
तो ऑफर, एक्सेप्टेंस यानी प्रॉमिस, तो प्रोमिशन एंड प्रोमिसी, फिर कंसीडरेशन, एग्रीमेंट और अनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट, इसका सेक्शन थोड़ा अलग है, ये सेक्शन 10 में लिखा है सर कि कब एग्रीमेंट अनफोर्सेबल होगा। तो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ये फिर सेक्शन 10 में लिखा। और लास्ट पॉइंट है सर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज H में लिखिए सर। कोई प्रॉब्लम प्लीज? ये डायग्राम जिसको याद हो गया उसको ये सारे 4-5 सेक्शंस भी याद हो। और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ऑफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, और फिर 4 ऑप्शन होंगे 2A, 2B, 2C या 2D। तो देख लेना, ऑफर है तो 2A, प्रॉमिस पूछे तो 2B, कंसीडरेशन पूछे तो 2D, एग्रीमेंट पूछे तो 2E। इन 4 में से ही पूछेगा। या कई बार सेक्शन नंबर गिवन होगा कि सेक्शन 2A डिफाइंस, फिर 4 ऑप्शन होंगे ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन या एग्रीमेंट। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको इन चारों में से, देख लो सर। अब आपकी किस्मत है कौन सा क्वेश्चन मिले। सही आंसर लिख दोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 15 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। सर इतना बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते ही बड़े आराम से अटेम्प्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसको अपन आगे और गो थ्रू करते हैं। तो यहां तक के टॉपिक को एक बार आप रिवाइज कर लेना, फिर अपन आगे और गो थ्रू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप अपने नोट्स में लिख लो फिर बाद में। थैंक यू।